रोबोटिक्स 101 के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी मेट्रिसेस। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, बस कुछ बेसिक कंसेप्ट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक, सो एज यू ऑलरेडी नो, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर array of numbers या functions which are enclosed in these square brackets। so इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट में जब आप enclose करते हो some numbers और functions और combination of these two, so उस पूरे डेटा सेट को हम क्या बोलते हैं, we call it a matrix। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, ये क्या करा है हमने, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा है बाय यूजिंग दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गए हमारे, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एंट्रीज जो हैं, ये सारी की सारी नंबर्स हैं। बट अलॉन्ग विथ नंबर्स यू कैन हैव फंक्शंस एज वेल। नंबर के साथ में आप कुछ एक्स वाई जी या थीटा का फंक्शन भी इसमें डाल सकते हो। सो मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस दैट आर एनक्लोज्ड इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा वन, ये एक फंक्शन है, बट दिस 1 एंड 0 दीज आर नंबर्स। सो कुछ नंबर्स और कुछ फंक्शंस के एक कॉम्बिनेशन को, जो कि आपने एक एरे या स्प्रेडशीट की फॉर्म में प्लेस करा है और उसको एनक्लोज करा है विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑन बोथ द साइड, सो इस अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स बोलते हो। ठीक, अब ये जितने भी नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं, ऑल दीज नंबर्स और फंक्शंस, इनको आप क्या बोलते हो, एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हो। सो ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, दिस 1 2 3 11 10, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, इन्हीं को आप एंट्रीज भी बोलते हो। ठीक है, सो ऑल दीज इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स आर एंट्रीज या एलिमेंट्स। सो अब अगर आप देख सकते हो एक मैट्रिक्स में देयर आर नंबर ऑफ रोज। सो ये क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टली अगर आपने डेटा को प्लेस करा है, सो दिस इज़ अ रो। सो दिस इज़ रो 1, ये आपकी रो नंबर 2 है, दिस इज़ रो नंबर 3। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कॉलम्स भी हो सकते हैं। सो एज यू कैन सी, ये अपना कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2, दिस इज़ कॉलम 3 एंड दिस इज़ कॉलम नंबर 4। सो ये येलो वाले आपके 3 रोज हैं और ये पर्पल वाला आपका कॉलम्स हो गए। ठीक, सो मैट्रिक्स के पास क्या होते हैं, इट हैज़ गॉट रोज एंड कॉलम्स। सो कितनी रोज है हमारे पे, गिन लो, 1 2 3। सो आई कैन राइट दिस इज़ R1, ये आपकी रो नंबर 2, ये आपकी रो नंबर 3। सिमिलरली कॉलम कितने हैं, दिस इज़ कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 हमारा, दिस इज़ कॉलम नंबर 3 एंड दिस वन इज़ कॉलम नंबर 4। सो मैट्रिक्स इज़ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और अगर आप इसको एक ऑर्डरली पेयर में लिख दो, रोज कॉमा कॉलम्स को, सो दैट बिकम्स द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। तो कितनी रोज है हमारे पे, 3 रोज, कितने कॉलम हो गए, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 4 कॉलम। सो 3/4 इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब है 3 हमारे पे रोज हैं, 4 कॉलम है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे यू हैव 3 रोज, दिस इज रो नंबर 1, ये आपकी रो नंबर 2 है, दिस इज रो नंबर 3। so 3 rows and 3 columns, column 1 column 2 column 3, so the size is 3/3। ठीक, सो मैट्रिक्स बहुत से टाइप के होते हैं, बट यूजुअली हम यहाँ पे दो ही टाइप के मैट्रिक्स से डील करने वाले हैं। सो जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ द स्क्वायर एंड सेकंड वन इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, जिसका साइज है 3/4, मतलब 3 रोज 4 कॉलम, सो नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो 3 है, कॉलम हमारे 4 हैं, दोनों इक्वल नहीं है। सो ये एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली इस केस में देर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो नंबर ऑफ रोज दैट इज 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स की आप अगर कर सकते हो तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो आप चाहो तो मैथमेटिक्स की किसी भी बुक से कवर कर सकते हो। सो आपको रोबोटिक्स में और ज़्यादा हेल्प होगी। सेकेंड वन इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
सो फॉर अ मैट्रिक्स टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर वन, मतलब वो मैट्रिक्स जिनमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं वही मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। और कंडीशन ये है कि जितने भी लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वन होने चाहिए। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो एलिमेंट है दिस वन, ये जो एलिमेंट है दिस वन, और ये जो एलिमेंट है, अगर आप एक डायगनल क्रिएट करोगे, सो दिस इज़ अ डायगनल, सो दिस इज़ दी लीडिंग डायगनल, मतलब ये आगे की तरफ से है, ये फर्स्ट डायगनल है, सो दिस इज द लीडिंग डायगनल। सिमिलरली एक डायगनल इसका भी बन रहा है इन तीन एलिमेंट्स का, दिस इज अनदर डायगनल, सो दिस इज द ट्रेलिंग डायगनल, ये लास्ट है या पीछे की साइड से है, सो वी विल कंसिडर दिस लीडिंग डायगनल। अगर इस लीडिंग डायगनल के सारे एलिमेंट्स वन हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, सो दैट फॉर्म्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इफ आई कैन राइट जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं, this is 1, this is 1 and this is 1, rest all the elements are 0, so let me put 0, so this is the identity matrix of order या size 3, so इसके लिए हम लिखते हैं I सबस्क्रिप्ट 3। ठीक, सिमिलरली अगर मैं ऑर्डर 2 का लिखूं तो दिस इज लीडिंग डायगनल, ये लीडिंग प्रिंसिपल डायगनल है हमारा, और कितने एलिमेंट्स बचे, 2 एलिमेंट्स, वो 0, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन रोबोटिक्स। ठीक, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इन इंडेक्स फॉर्म। सो आई कैन राइट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स की फॉर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बिकॉज कंप्यूटर प्रोग्राम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इज दिस इंडेक्स्ड फॉर्म। बिकॉज क्या होगा, जब आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करोगे रोबोट्स के लिए, सो आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे एंड यू विल राइट नेस्टेड फॉर लूप्स। सो एक लूप जो होगा दैट विल बी डीलिंग विथ आई, अनदर विल बी डीलिंग विथ जे। ठीक है, सो आई और जे क्या हो जाएगा, आपका इंडेक्स हो जाएगा। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही मैट्रिक्स को हमने इन्वेंट करा था इन दी फर्स्ट प्लेस। सो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, इसको आप इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखोगे, तो आपको पता है मैट्रिक्स में रोज हो सकती हैं बहुत सारी, सो हम एक एलिमेंट लेते हैं ए रिप्रेजेंट्स एनी जनरल एलिमेंट। ठीक है, आपको पता है दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली रो कौन सी बनेगी, ये सेकंड रो बनेगी। ए है जनरल एलिमेंट, कोई भी एक वेरिएबल जो मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ए इज द जनरल एलिमेंट, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देख लो सेकंड रो है ये, बट फर्स्ट कॉलम है, सो हमने लिख दिया A21। दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये देखो सेकंड रो हॉरिजॉन्टल वाली सेकंड रो, वर्टिकल वाला सेकंड कॉलम, सो A22। सिमिलरली सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या आएगा, A31, बिकॉज दिस इज थर्ड रो, तीसरी रो है, ये तीसरी रो है बट पहला कॉलम है, तो हमने लिख दिया A31। दिस इज A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, A34। सिमिलरली ऑल इस टाइप से अपने एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सो अगर मैं कोई भी एक जनरल एलिमेंट को यहाँ से उठा लूँ, सो लेट अस टेक दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को यहाँ से हमने उठाया, यहाँ पे लिख दिया A23। ठीक, सो जो ये आपका पहला वाला इंडेक्स है ना 2, और ये सेकंड वाला इंडेक्स है, ये हमारे रोज एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस फर्स्ट एलिमेंट 2 रिप्रेजेंट दी रो नंबर, कौन से रो का नंबर है, सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट दी कॉलम नंबर। एक बार इसको बड़ा करके लिख देते हैं, अगर ये आपका एलिमेंट है, ये आपका इंडेक्स है, सो दिस फर्स्ट इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग दी नंबर ऑफ रो, कौन सी रो का है ये, सेकंड इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कौन से कॉलम का ये एलिमेंट है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 and 3, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जनरलाइज कर सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट राइट, ए तो हो गया अपना वेरिएबल जो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ 2 3 आई कैन राइट आई एंड जे,
वेयर आई कैन बी मोर देन इक्वल टू 1, और कहाँ तक जाएगा, आई क्या है, रो है, हमारे पे कितनी रो है, अगर इसका साइज m टाइम्स n है, यानी कि m रोज है, एंड कॉलम्स है, ठीक। सो नंबर ऑफ रोज कितनी है, m रोज, m आर द नंबर ऑफ रोज, सो आई कैन बी मोर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू m, जितनी रो है उससे तो कम ही होगा ना। सिमिलरली j जो है मेरा इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इंडेक्स है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम, सो j कैन बी मोर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ रोज ना, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स, सो जो हमारा j है, इंडेक्स j, दैट कैन बी फ्रॉम 1 टू n। अगर मैं इसको एक 3x3 मैट्रिक्स की हेल्प से शो करूं तो दैट विल बी बेटर, ओके। सो इसको डिलीट कर लेते हैं, एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं विद रियल एलिमेंट्स, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, मतलब 3 रोज है, 3 कॉलम है। So I can write a matrix in indexed form as a is equal to, this is general variable that represent the element, इसके साथ 2 इंडेक्स लगा दिए i और j, तो मैंने इसको a i j लिख दिया और इसकी रेंज लिख दी, i is more than equal to 1 but less than equal to 3, i क्या है, i will represent the रो नंबर, सो रो नंबर कितनी हो सकती है, या तो रो 1 होगी, या रो 2 होगी, या फिर रो 3 होगी, सो i इज मोर देन इक्वल टू 1, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। सिमिलरली j रिप्रेजेंट्स दी कॉलम नंबर, कौन से नंबर का कॉलम है, ठीक। सो j कैन बी मोर देन इक्वल टू 1, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, सो इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 3। सो इस टाइप से आपको कई बार लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आपका इसलिए रिप्रेजेंट करा जाता है बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी इंजीनियरिंग का मेन पर्पस ये है, जो मेन आपकी इक्वेशंस हैं वो कभी भी आप हाथ से सॉल्व नहीं करोगे पेन और पेपर पे, अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ टू बी सॉल्व्ड ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। अब इसरो अपना रॉकेट छोड़ रहा है चांद पे, सो साइंटिस्ट क्या है वहाँ अपने पेन और पेपर पे वो इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से कंप्यूटर के थ्रू इस चंद्रयान पे थोड़ी डेटा सेंड कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा है, जो ऑन बोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर्स हैं आपके चंद्रयान के, उसमें ये सारी इक्वेशंस जो हम पढ़ रहे हैं ये सब ऑलरेडी उन्होंने क्या करा है, न्यूमेरिकली सॉल्व करके, मतलब कंप्यूटेशनली उसको सॉल्व करके एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखा है। अब सेंसर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि कौन सी इक्वेशन सॉल्व होनी है, किस टाइप से सॉल्व होनी है, कितना डिले आना है, ठीक है। सो कभी भी आप किसी भी इक्वेशन को हाथ से सॉल्व नहीं करते हो इंजीनियरिंग में, ये खाली इंडियन एग्जाम्स में ही हम इसको पेन और पेपर लेकर लगे रहते हैं। अल्टीमेटली आपको ये वाली फॉर्म मैट्रिक्स की सीखनी होगी, बिकॉज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें आप क्या कर सकते हो, डबल फॉर लूप लगा सकते हो, ठीक। सो आपने एक लूप लगाया जो आई को हैंडल करेगा, आई क्या है हमारी रो नंबर, और इसी के अंदर नेस्टेड फॉर लूप लगाया आपने जो आपका क्या करेगा, जे को हैंडल करेगा, जे क्या है आपका कॉलम नंबर, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस इंडेक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो अब आप अपने रोबोटिक्स के मैथमेटिक्स पे वापस आ जाते हैं। सो इंडेक्स नोटेशन हमने सीख ली है, अब क्या होगा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको आता ही होगा, इफ़ आप रोबोटिक्स का कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपने बेसिक इंजीनियरिंग का कोर्स तो परस्यू ऑलरेडी कर ही रखा है, बट स्टिल हर इंसान को एक जैसी नॉलेज नहीं होती है, हो सकता है कोई भूल चुका हो ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, आपका इंडेक्स्ड नोटेशन में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा गया है। सो ए मैट्रिक्स इज, दिस इज जनरल वेरिएबल ए, और आई और जे क्या है, 2 इंडेक्स हैं जो रो को और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका साइज है m बाय n, यानी m रोज है और n कॉलम है, ठीक है। सो दिस बी अ मैट्रिक्स विथ m रोज एंड n कॉलम्स। सेकंड मैट्रिक्स हमने b ले लिया, b का जनरल वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट इज b, स्मॉल b। इसकी जो 2 इंडेक्स हैं दैट इज r एंड s, ठीक है। अब i j इसके लिए हो गया रिजर्व, सो b मैट्रिक्स के लिए हमने r और s ले लिया इंडेक्स, और इस मैट्रिक्स का साइज कितना है, p टाइम्स q, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज p है, नंबर ऑफ कॉलम्स q है, ठीक है, विद p रोज एंड q कॉलम। सो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर हमको करनी है, सो ये हम देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट काइनेमेटिक्स आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 या 4 मैट्रिक्स तक आपको साथ में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे बार बार। तो हो सकता है अगर आप मल्टीप्लिकेशन भूल गए हो तो ये सही टाइम है रिवाइज करने का।
सो मैट्रिक्स प्रोडक्ट यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, दैट इज एन इज इक्वल टू पी। समझे? ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है m टाइम्स n, इसकी मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स के साथ तभी पॉसिबल है जिसका साइज है p बाय q, यानी m रोज हैं एंड कॉलम्स हैं, बी मैट्रिक्स में p रोज हैं q कॉलम्स हैं। इन दोनों की मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, यही लिखा है, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के कितने कॉलम हैं, इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी की कितनी रोज हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक, सो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस बोलते हैं। सो दीज आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन कराई जा सकती है। अगर n इज नॉट इक्वल टू p, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते, मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी प्रोसीडेड। तो पहला तो रिवीजन ये हो गया आपका। अब सेकंड हो गया, जो ए और बी की मल्टीप्लाई कराओगे, सो हम इसको मान लेते हैं एक और मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट अ मैट्रिक्स। सो हमने इसको बोल दिया सी, हमको सी मैट्रिक्स मिल गया। चलो हमने मान लिया n इज इक्वल टू पी। ठीक है, n और p इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो गई दोनों की। मल्टीप्लिकेशन से हमको एक और मैट्रिक्स मिला जिसको हमने बोला c। तो इस c मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, कितनी रोज कितने कॉलम होंगे, सो वो आपको यहाँ से मिलेगा। c की साइज आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो जो ये m है ना, m यानी कि नंबर ऑफ रोज इन a, और ये जो q है नंबर ऑफ कॉलम्स इन b, यही आपके c मैट्रिक्स की साइज होगी। सो इट विल बी m रोज बाय q कॉलम। ठीक है, अब एग्जांपल से भी देख लेंगे। सो ये देख लो, फॉर कन्फर्मेबल मैट्रिसेस द साइज ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि जो c मैट्रिक्स बना दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, उसका साइज क्या होगा, विल बी m रोज एंड q कॉलम्स। उसकी जो साइज होगी वो m तो रोज हो जाएंगी और q कॉलम्स हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है कि इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराओ। सो इसके जनरली दो तरीके होते हैं, एक तो रो वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है, एक कॉलम वाइज होती है। ठीक है, सो यूजुअली रो वाइज मेरे को ज़्यादा ठीक लगती है। देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन बट आई ओनली प्रेफर दिस रो वाइज। सो इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी जो आप रो है और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम है, इनकी मल्टीप्लाई आप कराते हो। ठीक है, सो ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। ये भी आपका 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। सो अगर ये m है, ये n है, दिस इज p एंड दिस इज q। सो एज यू कैन सी दिस 2 इज इक्वल टू दिस, यानी कि n इज इक्वल टू p। सो दिस इज अ कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। कन्फॉर्मेबल होने के चलते जो हमारा प्रोडक्ट आएगा सी मैट्रिक्स, इसका जो साइज होगा दैट विल बी m टाइम्स q। ये साइज होगा m टाइम्स q। सो m इज 2, q इज 2। तो हमारा जो प्रोडक्ट का साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये तो बेसिक हो गया। अब इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक बार तरीके से। सो हमें पता है सी मैट्रिक्स जो है हमारा, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। सो अगर मैंने इसकी जनरल एलिमेंट्स लिख लिए, सो 1 1 1 2 2 1 8 2 2, ये 4 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक, तो ये 4 आएंगे कैसे, किस रो की किस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तब ये 4 एलिमेंट बनेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, सो ये देखना आप, जो इसकी इंडेक्स फॉर्म है ना, अगर आप A11 को देखो तो ये खुद ही बता रहा है कि कौन सी रो की कौन सी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं यहाँ पे प्रकट होऊंगा। A11 देखो 1 1 लिखा है, सो ये पहला वाला 1 क्या होता है, दिस इज रो नंबर, और ये दूसरा वाला 1 क्या है, दिस इज कॉलम नंबर। सो ये A11 खुद कह रहा है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो की
दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो तो A11 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे जो एलिमेंट आएगा वो बोल रहा है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो ये वाली, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक, ये पहला कॉलम, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देख लेते हैं। चलो, अगर मैं लिखूं A21 तो ये खुद बता रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, A21 मतलब पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, ये वाला रो, ठीक, और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो बन जाएगा। तो ठीक है, ये है इसका मेन कंसेप्ट। तो इसको अब क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ -1, यहाँ पे -1 था। ठीक, तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सो A11 के लिए क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम। सो दिस इज़ द फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई कराओगे सो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा। कर लो, -1 टाइम्स 1 इज़ -1, इसमें प्लस कर देना सेकंड एलिमेंट, यानी कि 100 टाइम्स 1 दैट इज़ 100। ये तो होगा पहला एलिमेंट। सेकंड हम क्या करेंगे, A21 को निकाल लेते हैं। A12 के लिए फर्स्ट रो, सो फर्स्ट रो एंड 2 का मतलब सेकंड कॉलम इस वाले मैट्रिक्स का। सो इस वाली रो को जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाला एलिमेंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा लो इन दोनों को, तो दिस इज़ -1, इसमें ऐड कर दो ये सेकंड वाले, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 100। A21 के लिए देखते हैं, इस वाले एलिमेंट के लिए। A21 मतलब फर्स्ट इंडेक्स इज 2, यानी कि सेकंड रो, ये सेकंड रो, सेकंड वाला इंडेक्स है 1, यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम। तो जब इसका सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन कराओगे इस वाली कॉलम से तो यू विल गेट दिस एलिमेंट। सो दिस इज +1 +1 दैट इज 1, और दिस इज -1, सो 100 टाइम्स दैट विल बी गोइंग टू बी -100। ठीक, और ये जो आखिरी एलिमेंट है A22 के लिए क्या है, ये जो पहला इंडेक्स है 2, इसका मतलब है सेकंड रो, दिस रो, और ये जो सेकंड इंडेक्स है 2, इसका मतलब सेकंड कॉलम। सो इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। सो ये सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ का एलिमेंट आ जाएगा। सो कर लो, 1 and 1 is 1 एंड देन -1 and 100 is -100। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। सो -1 and 100 is 99, दिस इज ऑल्सो 99 एंड दिस इज -99, दिस इज -99। सो ये आपका आंसर हो गया इस 2/2 मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया 99 99 -99 एंड -99। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन शायद अगर होगी तो करके देख लेते हैं, 3/3 की। सो कोई भी अगर आप जनरल एलिमेंट लोगे ना, A21 जैसे इसको ले लो, चलो A21। सो इसका मतलब है कि जो आपका पहला वाला मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो, तो अगर ये इसकी रो होती तो ये सेकंड वाली रो, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ये फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ना, इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के ऐड करना है, सो यू विल गेट दी फाइनल एलिमेंट लाइक दिस। ठीक है, सो ये एक दूसरा एग्जांपल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। इसमें क्या है, हमारे जो साइज हैं दोनों मैट्रिक्स के वो डिफरेंट हैं। सो इसमें क्या है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो दिस इज 3/3 मैट्रिक्स। इसमें क्या है, 3 रोज हैं बट देर आर ओनली 2 कॉलम्स। तो पहले हम कन्फर्मेबिलिटी चेक करते हैं, क्या ये कन्फर्म है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड। हाँ, सो जितने कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के हैं उतनी रो हमारे सेकंड मैट्रिक्स की हैं। सो दोनों 3 और 3 हैं, सो ये कन्फॉर्मेंस शो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है।
अब मैंने माना ए और बी को जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो आपको एक मैट्रिक्स मिला सी, ठीक है, यू गेट अ मैट्रिक्स सी, जिसके साइज क्या होगा वो यहाँ से आएगा। इसका साइज होगा ये जो रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की और जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का, यही इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का साइज होगा। तो साइज इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स 2, यानी 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे इसमें। सो अगर मैं एक जनरल नोटेशन लिख देता हूँ, सी हैविंग अ साइज ऑफ 3/2, ये आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसे लिखना नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं इसके इंडेक्स एलिमेंट को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो 3 रोज होंगी, सो और 2 कॉलम्स होंगे। सो मैं लिख देता हूँ ए अगर जनरल एलिमेंट है, सो 1 1 A12 A21 A22 A31 एंड A32। ये हो गया स्टेप से, एक आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसकी 3 रोज हो गई, 2 कॉलम्स हो गया, ये सी हो गया, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो अगर हमको ये सारे एलिमेंट निकालने हैं एक एक करके, सो किस रो की किस कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बार सिंपल तरीके से, ठीक। सो जो A11 एलिमेंट है, एक बार और देख लो, जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये 1 और 1 है, तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला 1 है ये आपका रो होगा, सेकंड वाला जो है ये आपका कॉलम होगा। बस मल्टीप्लिकेशन में ये रो किसकी होगी, जो आपके फर्स्ट मैट्रिक्स है ए की, और ये कॉलम किसकी होगी, जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है बी। बस इन दोनों इंडिविजुअल रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो, उनके एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, तो ये आपका 1 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर मेरे को A11 निकालना है तो मेरे को इस फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए को फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 टाइम्स 1 दैट इज 0, 1 एंड -1 दैट इज -1, 2 एंड 2 इज 4, सो 4 -1 दैट इज 3। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है, 3 हो गया। अब A12 को देख लो, 1 2 के लिए इंडेक्स 1 और 2 है, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो नंबर 1 और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 2, ठीक है। सो इसकी रो नंबर 1 हो गई, इसका कॉलम नंबर 2 हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 0 टाइम्स -2 ये हो गया 0, 1 टाइम्स 0 दैट इज 0, 2 टाइम्स -1 इज -2, सबको ऐड कर दो, 0 + 0 + -2 दैट इज -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो लिख कर भी कर सकते हो, अगर आप नहीं ऐसे कंप्यूट कर पा रहे हो तो लिख कर भी कर लो, है ना, तीनों को ऐड कर लो। अब A21 निकालना है, 21 के लिए क्या है, ये खुद ही बोल रहा है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो मैट्रिक्स ए का सेकंड रो ये वाली रो, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, इनको कर लो मल्टीप्लाई। सो दिस इज 1 -2 एंड दिस इज 6, सो 1 -2 दैट इज -1 एंड +6, सो आ गया 5 प्लस का, सो ये प्लस का 5 हो गया इस जगह। अब ये निकाल लेते हैं A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो मैट्रिक्स ए का पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लो। सो 1 टाइम्स -2 दैट इज -2, 2 टाइम्स 0 इज 0, 3 टाइम्स -1 दैट इज -3, सो -2 और -3 माइनस का 5, सो दिस इज -5 -5, ओके। अब इस एलिमेंट को निकाल लेते हैं 3 1 को। सो 3 1 खुद ही बोल रहा है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का थर्ड रो यानी ए मैट्रिक्स का थर्ड रो, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो इंडिविजुअल एलिमेंट से और सबको ऐड कर दो, तो A31 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 एंड दिस इज -3, सो -1 बचा और 8, तो 8 -1 दैट इज 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। अब A32 में देख लो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सो दिस इज थर्ड रो किसकी, मैट्रिक्स ए की, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बी का, ये रो वाइज मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, so this is 2 and -2 -4, this becomes 0 and 4 times -1 is -4, तो -4 -4 -8 हो जाएगा।
सो दिस इज़ -8, ये हो गया आपका 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। दिस इज सी मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। बस इतना सिंपल होता है ये, ठीक है। ये याद रखना बस, कौन सी रो कौन सी कॉलम मल्टीप्लाई होनी है। सो इसी के साथ अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हमने रिव्यू कर लिया है, और आगे जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट हो गया, कोफैक्टर्स वगैरह हो गया, ठीक है। सो एक टास्क आपके लिए भी, अगर आपकी मैथमेटिक्स हैबिट में अब नहीं रही है या आप भूल चुके हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स की कोई भी बुक ले लो, स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि BS गरेवाल हो गई, उससे इन कंसेप्ट्स को ब्रश अप कर लो, बिकॉज रोबोटिक्स में दिस इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। और रोबोटिक्स 201 में हम लोग कंप्यूटर कोड में इन सारी मल्टीप्लिकेशंस को यूजिंग प्रोग्राम्स हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। सो ट्रांसपोज क्या होता है, जब कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसकी जो रोज हैं, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3। सो आप क्या करोगे, रो को कॉलम की जगह लिख दोगे और कॉलम को रो की जगह लिख दोगे। इसका मतलब है रोज एंड कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दोगे, तो उस मैट्रिक्स को हम एक ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय, ऐसे आप इसे डिनोट करोगे, ए लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, एंड देन ऊपर टी लिखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, या फिर ए मैट्रिक्स एंड यू विल राइट अ प्राइम लाइक दिस, ठीक है। सो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंपल है, बस रो को कॉलम की जगह इंटरचेंज कर देना है और कॉलम को रो की जगह पर आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है हमको, ठीक। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका साइज क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसमें रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक। सो जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट विल बिकम द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दैट विल बी 2 टाइम्स 3, सो 2 रोज एंड 3 कॉलम। सो अगर ये फर्स्ट रो है, इफ़ आई टेक दिस फर्स्ट रो, सो इस ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक। तो जो फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम बन गई। अब हमारी सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, सो ये सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड रो है, दैट विल बिकम द थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ऑफ ए बिकेम दी सेकंड कॉलम, और थर्ड रो इसकी थर्ड कॉलम बन गई, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। सो यहाँ से बी ट्रांसपोज ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, बी प्राइम करके। सो इसमें क्या हो जाएगा, एक रो है और 3 कॉलम है। सो जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, सो इट विल बिकम 3 रोज एंड 1 कॉलम। ये जो साइज़ है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो 3 रो और 1 कॉलम हो जाएगी। तो आपने क्या करा, इस रो को यहाँ पे एक कॉलम बनाकर लिख दिया। सो फर्स्ट एलिमेंट इज कॉस थीटा, सेकेंड एलिमेंट इज माइनस साइन थीटा, थर्ड एलिमेंट इज 1, ठीक है। तो जनरली रोबोटिक्स में क्या होता है, कोई भी वेक्टर होता है उसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और वो जनरली एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, लाइक दिस, ठीक है। सो रोबोटिक्स में आपको बहुत सारे वेक्टर से डील करना पड़ेगा, जिसे आप जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, सो इट विल बी लाइक अ कॉलम मैट्रिक्स, इस टाइप से 3 by 1, ठीक। सो यूजुअली इनका हमको ट्रांसपोज करना पड़ता है, और इनको आपको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक। सो ये एक एग्जांपल है रोबोटिक्स में आप कैसे ट्रांसपोज करोगे। थर्ड इज, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। सो इसमें कितनी है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक। दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। इसको ट्रांसपोज करोगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 1 टाइम्स 3, सो 1 रो एंड 3 कॉलम। सो आप इनको क्या करोगे, जो पहला कॉलम है इस कॉलम को आपने रो वाइज यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये इसके ट्रांसपोज हो गए। सिमिलरली इस टाइप के मैट्रिक्स आपको रोबोटिक्स में काफ़ी इजीली देखने को मिलेंगे। सो इनका ट्रांसपोज आप कर लेना रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। सो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले साइज देख लो, साइज इसका 3 by 3 था, सो ट्रांसपोज होने के बाद भी साइज इसका 3 by 3 रहेगा, ठीक। अब जो फर्स्ट रो है, दिस इज द फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम।
सो इसको मैं लिख लूँगा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा एंड 0. सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड 0. एंड ये जो हमारी थर्ड रो है दैट विल बिकम द थर्ड कॉलम. सो आई विल राइट 0 0 1. सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डी. ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट है. हम इसको मैट्रिक्स के बीच में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जब आप मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करोगे सो उसमें आपको डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका आपको इन्वर्स निकालना है सो आपको उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है पहले. ठीक है, इसलिए हम डिटर्मिनेंट बीच में पढ़ रहे हैं. सो डिटर्मिनेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट इज ओनली वैलिड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, सो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इफ द रोज इज इक्वल टू कॉलम्स देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज द स्केलर वैल्यू. डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होता है दैट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. सो मैथमेटिकली अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, सपोज ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक, इसमें कितनी है, ये सारी रोज हैं इसकी, दीज आर ऑल रोज. तो इसमें n रोज हैं और n कॉलम्स हैं. इसका साइज क्या है? n बाय n. सो हम इसको बोल देते हैं इट इज़ ऑफ ऑर्डर n. ठीक, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब इस मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है सो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स का अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे और एक मॉड का साइन यूज़ करोगे. ठीक है, और यू विल राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसका मतलब है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. ठीक, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ गिवन बाय, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे कर दो, और जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे मैट्रिक्स में उसको आप क्या करोगे, इन वर्टिकल लाइन से रिप्लेस कर दोगे. ठीक है, और मैथमेटिकली अगर हम देखें सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज सिग्मा दैट इज समेशन. ठीक है, ए आई जे इज़ द इंडेक्स्ड नोटेशन ऑफ एनी जनरल एलिमेंट. सो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करूँ सो आई कैन राइट इट ए आई जे. ठीक है, वेयर आई इज़ द इंडेक्स ऑफ रो और j is the index of the column. So mathematically determinant is given by the summation of the element that is aij times minus 1 raised to the power the sum of I plus j. ठीक है, इसका मतलब है अगर I plus j का सम इवन होगा तो वहाँ पे -1 नहीं आएगा, और जिस भी लोकेशन पे I plus j का समेशन ऑड होगा वहाँ पर -1 हम लगाएंगे. ठीक, टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे. दिस कैपिटल ए आई जे ये क्या है? The capital Aij is the determinant of the remaining n-1 times n-1 matrix obtained by deleting ith row and jth column of matrix A. यह भी मैं आपको बता देता हूँ. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने इस एलिमेंट को कंसिडर करा. ठीक, ये हमारा क्या हो गया, Aij. तो अब क्या करोगे, इस पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है और इस पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करना है. ठीक, अब जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ये तो डिलीट हो गया. ठीक, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं लाइक दिस, तो ये जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये जो मिलकर एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे दैट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ए आई जे. ठीक, तो अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल में, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन था जो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकली. अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, where A is given by this 2 by 2 matrix that is a square matrix. तो ये सिंपल से एग्जांपल से हम देख लेते हैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है. ठीक, और ये जो ए आई जे है, कैपिटल ए आई जे, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा. ठीक है, सो हमको इसको सॉल्व करना है. सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ ए आई जे. ए आई जे इज द एलिमेंट. सो दिस इज द एलिमेंट ए आई जे. अगर मैं इसको रो वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ठीक है, आई एम यूजिंग दी रो वाइज कैलकुलेशन मेथड. सो दिस इज दी ए आई जे. ए आई जे की जगह हमने 1 प्लेस कर दिया. ठीक है, फिर सेकंड क्या है, -1 टू द पावर आई प्लस जे. सो मैंने लिखा -1 टू द पावर आई प्लस जे. सो इस वाले एलिमेंट के लिए आई कितना है 1 और जे कितना है 1. सो आई प्लस जे इज 1 + 1. ठीक है, टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग Aij, capital Aij. So capital Aij is the
डिटर्मिनेंट दैट इज लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग दी रो एंड द कॉलम। सो अगर मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ और इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पे क्या बचेगा, ओनली दिस 4 इज लेफ्ट। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट 4। ठीक है, ये हो गया अपना। और अब इस रो में ये खत्म हो गया, अब ये वाला एलिमेंट बचा है, सेकंड एलिमेंट। सो इसके लिए मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब क्या है, ये वाला एलिमेंट हो गया। अब इस रो में क्या बचा है, ये वाला एलिमेंट बचा है। सो ओनली दिस एलिमेंट इज रिमेनिंग। तो ये एलिमेंट हमारा ए आई जे हो जाएगा, वेयर आई इज इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ठीक है, सो प्लस क्या कर दोगे, बिकॉज एक समेशन है तो आप इसे प्लस कर दोगे। प्लस नाउ यू विल राइट ए आई जे, दिस थिंग ए आई जे, ये हमारा एलिमेंट है। सो एलिमेंट कितना है हमारा 2 टाइम्स -1 टू द पावर I plus j. So I is 1, j is 2, summation is 3 times determinant of capital A ij. So capital A ij is the determinant remaining after deleting the row and the column. So इस row को delete कर दिया, इस column को delete कर दिया, so I am only left with this 3. So in place of this entire thing I can write 3. ठीक है, सो समेशन का मतलब हमने इसको प्लस कर दिया दोनों तरफ से। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू 4 + 6 एंड -1। सो दैट इज 4 - 6 इज इक्वल टू -2। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अभी एक 3x3 मैट्रिक्स में इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक, ऑर्डर इज 3x3। इसको हमको इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, सो we will expand it with respect to this row number 1। रो 1 के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। सो पहले ए आई जे हो जाएगा ये वाला एलिमेंट। ठीक है, सो आई और जे कितना हो जाएगा 1,1, बिकॉज ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। सो आई एंड जे इज़ 1 1। सो इस फॉर्मूले में अप्लाई करो, समेशन मतलब जितनी भी टर्म्स आएंगी सबको ऐड कर देना है। ठीक, सो मैं यहाँ पे समेशन लिख देता हूँ। सो ए आई जे की जगह पे क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट ए आई जे की प्लेस पे। सो दिस इज 4। सेकेंड क्या है, -1 टू द पावर आई प्लस जे। सो आई प्लस जे कितना, 1 + 1 इज 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। और थर्ड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। ये क्या होता है, जो ये कैपिटल ए आई जे है, ए आई जे, ये वो मैट्रिक्स है जो आयत रो और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद बचेगा। तो क्या बचा, ये बचा। ठीक है, इसका यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट निकाल के लिखना है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे करके कॉपी कर देता हूँ, 2 3 0 एंड 5। तो इसका आपको ऐसे करके डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लिख दिया। ठीक है, मैं आपको ट्रेडिशनल वे बता रहा हूँ जिससे ये कंप्यूट होता है। डायरेक्टली तो आप कर सकते हो उसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईजिली। ठीक है, अब क्योंकि समेशन है इसका मतलब क्या है, प्लस होगा। सो हमने क्या करा, प्लस करा। अब जो हमारा, पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। सो अब हमारा ए आई जे क्या हो जाएगा, इस रो का सेकंड एलिमेंट। सो दिस बिकम ए आई जे, वेयर आई इज इक्वल टू 1, दैट इज द रो, और जे है 2, दैट इज कॉलम। सो कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो ए आई जे कितना हो जाएगा, -1 टाइम्स -1 टू द पावर आई प्लस जे, -1 टू द पावर आई प्लस जे। सो आई प्लस जे कितना हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। एंड इन प्लेस ऑफ दिस टर्म डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे। सो ए आई जे क्या हो जाएगा, आयत रो मतलब फर्स्ट रो और जेथ कॉलम मतलब सेकंड कॉलम को जब आप डिलीट कर दोगे, सो वॉट एवर इज लेफ्ट यू राइट इट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। सो क्या बचा, 2 3 1 एंड 5। सो आई विल राइट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 एंड 5। ठीक, अब समेशन है मतलब सारी टर्म्स ऐड होंगी, सो प्लस लगा दिया मैंने। और थर्ड में क्या हो जाएगा, नाउ दिस टर्म बिकम्स ए आई जे, दिस बिकम ए आई जे। यहाँ पे आई है इज द नंबर ऑफ रो, सो आई इज इक्वल टू 1 क्योंकि फर्स्ट रो है, और जे इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो कौन सा कॉलम है, दैट इज थर्ड कॉलम। सो आई इज 1 एंड जे इज 3। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ दिस ए आई जे हम लिखेंगे इस 8 को। ठीक है, कैपिटल 8, सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पे।
then -1 to the power of I plus j. I plus j is 3 plus 1, that is 4, and I will write the determinant of aij, capital Aij, where aij is the determinant that is left behind after deleting the ith row and jth column. ठीक, सो मैंने क्या करा, ith रो मतलब i कितना है 1, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, jth कॉलम मतलब j is 3 यानी थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, सो इसको भी डिलीट कर दिया. अब क्या बचा मेरे पास, 2 2 1 एंड 0. ठीक, सो मेरे पास बचा 2 2 1 एंड 0, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो ये समेशन की अब ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने सारी टर्म्स ऐड कर ली हैं. ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, दैट इज़ 4 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को. ठीक, तो हो जाएगा 10 माइनस 0 प्लस, सो दिस इज -1 एंड दिस इज -1, दे विल कैंसिल एंड बिकम पॉजिटिव, एंड देन टेक द मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टर्म. सो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 10 माइनस 3. ठीक, प्लस ये हो जाएगा 8 और -1 टू द पावर 4 इज +1, तो 8 टाइम्स ये हो जाएगा 0 माइनस 2. इसको सॉल्व कर लो, सो 4 टाइम्स 40 प्लस 7 माइनस 16. ठीक है, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 16, सो दिस बिकम 1 एंड 3, सो 31 इज द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट. ठीक है, ये 31 इसका आंसर हो गया. सो ये अप्रोच है. बाकी क्या होता है, करने को तो आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की, सो यू कैन ऑल्सो डू इट क्वाइट ईजिली. ठीक है, ये तो आपने बहुत सारे सॉल्व करे होंगे, आप काफ़ी ईजिली इसको निकाल लोगे. बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब रोबोटिक्स को आप डील करोगे तो यूजुअली आपको 4x4 के मैट्रिक्स मिलेंगे वहाँ पर. ठीक है, 4x4 या इवन हायर ऑर्डर भी हो सकता है. हायर ऑर्डर मैट्रिक्स जब आप रोबोट विजन को स्टडी करोगे, सो रोबोट विजन में क्या होता है, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग. सो उसमें इमेज और वीडियो का डेटा होता है, दैट इज़ n×n डायमेंशनल एरे, वेयर n कैन बी हंड्रेड्स और इवन इन थाउजेंड्स, वो पिक्सल पर डिपेंड करता है. सो इतने बड़े मैट्रिक्स को क्या करोगे, जब आप सॉल्व करोगे, सो आप ट्रेडिशनली उसे पेन पेपर से सॉल्व नहीं कर सकते हो, जो भी कंप्यूटेशंस है. उस केस में क्या होता है, हमको कंप्यूटर्स की हेल्प से प्रोग्राम के थ्रू डिटर्मिनेंट्स उसके कैलकुलेट करने पड़ते हैं. उस केस में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा हैंडी है. दैट इज़ वाई मैंने इस अप्रोच में ये आपका इंडेक्स वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करा है. ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सो ये इसकी डेफिनेशन है, यू कैन रीड इट आउट पॉज करके अगर आपको रिक्वायरमेंट है. मैं ईजी में मैं आपको बता देता हूँ माइनर्स क्या होता है. ठीक, माइनर इज़ द वैल्यू ऑफ द determinant that is obtained after deleting the ith row and jth column of any element. जैसे हमने पिछले वाले मैट्रिक्स में देखा था ना कि हमको एक पर्टिकुलर रो और कॉलम को डिलीट करके जो रिमेनिंग मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है, उसी को हम माइनर बोलते हैं. ठीक है, सो Mij is called the minor of the element Aij of matrix A that is obtained by calculating the determinant of matrix obtained after deleting the ith row and jth column from the given matrix A. So ये मेरा given matrix A है. ठीक, मेरे को इसके माइनर्स फाइंड आउट करने हैं. सो इसके 9 एलिमेंट्स हैं, सो देयर विल बी 9 माइनर्स. हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनर होगा. सो हम सबके तो नहीं कर सकते हैं, वी विल जस्ट पहले इसका माइनर हम निकाल के देख लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ A1,1. सो दिस इज़ A11. इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा. अब जो रिमेनिंग बचा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है. सो इफ़ मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, सो ये एलिमेंट्स बचे थे मेरे पास, इस रो को डिलीट करके, इस कॉलम को डिलीट करके, दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर लेफ्ट. सो इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है. 3 -3 -4 एंड -4. This is equal to the minor of 1 1. ठीक है, M11 that is minor corresponding to this element A11. A11 का minor क्या है, M11, that is equal to the determinant of this quantity.
सो इसको आप सॉल्व कर लो. सो दैट इज़ -12 माइनस एंड +12, सो दैट इज़ -24. ठीक है, इसका माइनर हो गया. सेकंड क्या करते हैं, इस एलिमेंट का माइनर निकाल के देख लेते हैं. सो इस एलिमेंट के माइनर को निकालने के लिए दिस इज़ ए, रो है इसकी सेकंड और कॉलम है इसका 3. सो आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा. ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड कॉलम हो गया. अब क्या बचा आपके पास, 1 1 -2 एंड -4. तो अगर मैं इसके एलिमेंट को लिखता हूँ, सो क्या बचा, 1 1 1 1 -2 एंड -4. सो आई कैन राइट -2 एंड -4. ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, सो दैट इज इक्वल टू द माइनर ऑफ 2 3. सो A23 एलिमेंट का माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वांटिटी. इसको सॉल्व कर लो. सो दैट बिकम्स -4 -2. सो इट विल बिकम +2. सो ये कितना आ गया, -2. ठीक है, तो अब इस एलिमेंट का माइनर हम कैलकुलेट करके देखते हैं. सो दिस इज एलिमेंट, द रो इज 1, द रो इज 3. सो दिस इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज A31. इसका जो माइनर होगा दैट विल बी M31. इसको हमें कैलकुलेट करना है. सो M31 इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट of the matrix that is obtained by deleting third row and first column. So अगर मैं थर्ड रो को डिलीट कर दूं, सो दिस इज थर्ड रो, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1, ये डिलीट हो गया. अब क्या बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचे आपके पास. ठीक है, यही इसका माइनर हो जाएगा. सो व्हाट इज लेफ्ट इज दीज 4 एलिमेंट्स. सो आई विल राइट 1 3 3 एंड -3. सो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, सो दैट बिकम्स -3 -9. सो इट विल बी इक्वल टू -12. ये उसका माइनर हो गया. M31 इज इक्वल टू -12. सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग माइनर्स कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो ये हो गया. अब सेकंड इसका हो गया कोफैक्टर. सो कोफैक्टर क्या होता है, आप क्या करोगे, बस माइनर जो है, आपने जो माइनर कैलकुलेट करा उस माइनर को मल्टीप्लाई कर देना -1 टू द पावर i+j से. ठीक है, अगर आपने किसी एलिमेंट Aij के लिए माइनर कैलकुलेट कर रखा है, सो उसका कोफैक्टर निकालना बहुत ईजी है. जो माइनर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना -1 टू द पावर ऑफ i+j. ठीक है, सो अगर i+j इवन होगा, सो -1 की पावर इवन, दैट विल बिकम +1. अगर i+j ऑड होगा, सो इट विल बी इक्वल टू -1. सो अभी हम करके देख लेते हैं. सो अगर ये मेरा माइनर था M11 इज इक्वल टू -24. सो इसका कोफैक्टर, अगर मैं इसको C11 लिख दूँ, C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11. सो C11 इक्वल टू -1 टू द पावर i+j. 1 के लिए i+j कितना है, 1 एंड 1. सो इसका समेशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ माइनर. सो माइनर कितना था, -24. सो जो मेरा कोफैक्टर 1 है दैट इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव रहेगा, कोफैक्टर विल बी इक्वल टू -24. ठीक है, सिमिलरली अगर इस M23 की बात करें, सो इसकी वैल्यू कितनी थी, -2. सो अगर मेरा माइनर M23 इज इक्वल टू -2, सो कोफैक्टर 23 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर i+j कितना है, 2 + 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ माइनर. माइनर कितना था, -2. सो दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 5. सो माइनस और -2. सो इट इज़ इक्वल टू +2. ठीक, सिमिलरली जो मेरा माइनर M31 था, M31 इज इक्वल टू -12, ये हमने कैलकुलेट करा था. अब आप मुझसे पूछ रहे हो कोफैक्टर 31 कितना हो जाएगा, ये कितना है. सो क्या करना है, ऑलरेडी जो आपने माइनर की वैल्यू निकाली है -12, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है -1 टू द पावर i+j, वेयर i+j कितना है, i है 3 और j है 1. सो 3 + 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 4. सो -1 की पावर 4, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये रहेगा -12. सो कोफैक्टर 31 इज इक्वल टू -12. सिमिलरली आप क्या करोगे, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए पहले माइनर निकालोगे, फिर उनके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लोगे. सो हम सबका नहीं कर रहे हैं, हमने क्या करा है, कुछ एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कर लिया है
और अगर आप इस पूरे मैट्रिक्स का, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं, इन सबके पहले 9 माइनर्स निकालना, फिर उन माइनर्स का आपको फैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको -1 टू द पावर i प्लस j से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आपके पास कोफैक्टर्स हो जाएंगे 9, ठीक है। C11, C12, C13, C21, C22, C23 एक्सेट्रा, ठीक है। सो उन सारे कोफैक्टर्स को जब आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो, ये सारे के सारे क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपने उन कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। 9 कोफैक्टर्स को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। सो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये वही मैट्रिक्स है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, जिसके हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले थे कुछ एलिमेंट्स के। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना आता है, और आपने सारे के सारे माइनर्स और उसके बाद कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, सो ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो सबसे पहले किसी भी एक मैट्रिक्स का जिसका आपको एडजॉइंट निकालना है, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसके माइनर्स निकालने पड़ेंगे। माइनर्स निकालने के बाद आप उसको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फिर उन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो उस मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। सो अगर ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स इज दिस। सो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। सो व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए? सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज मैंने बताया था आपको, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एडजॉइंट मिल जाएगा। सो यहाँ से आई कैन राइट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ये है मेरा -24, 10, 2, -8, 2, 2, -12, 6 एंड 2। सो अगर ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। सो इसको ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज में हमको क्या करना होता है? रो को कॉलम की फॉर्म में लिख देना होता है। सो ये फर्स्ट रो जो हमारी है, फर्स्ट रो विल बिकम दी फर्स्ट कॉलम। सो ये हो गया -24, 10 एंड 2। दिस सेकेंड रो विल बिकम दी सेकेंड कॉलम। तो ये वाली रो को हम सेकेंड कॉलम के फॉर्म में लिख देते हैं, -8, 2 एंड 2। और ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, ठीक है, इस टाइप से। सो -12, 6 एंड 2। सो ये मैट्रिक्स हमारा क्या है? दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमको होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्स करने के लिए यूजफुल होगा, दैट इज वाई हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक, देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए टाइम्स बी इज इक्वल टू बी टाइम्स ए इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ये है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अगर आपने दोनों की मल्टीप्लाई कराई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करी, और आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिल गया, सो इसका मतलब है बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। सिमिलरली अगर आपके पास मैट्रिक्स बी है और आपने उसको ए से मल्टीप्लाई कराया, देन यू गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यू कैन से दैट ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी, ठीक है। सो द मैट्रिक्स बी इज़ नोन एज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये स्टेप से मान लो अगर आपके पास एक नंबर है 5, इसको आपने मल्टीप्लाई करा दिया 1/5 से, तो व्हाट यू विल गेट? द आंसर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मेरे पे एक मैट्रिक्स है ए और मैंने इसको बी से मल्टीप्लाई करा दिया, और अगर मेरे को आई मिलता है, आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो इफ़ आई गेट आई एज द फाइनल प्रोडक्ट, देन आई कैन से दैट मैट्रिक्स बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। सो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट बी इज इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। सो यही कंडीशन आपकी इन्वर्स की। अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया, आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कराया, एंड इफ़ यू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, देन वी कैन से दैट बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक। सो इन्वर्स को कैलकुलेट करने का ट्रेडिशनली एक फॉर्मूला होता है, ये आपने इसमें पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स की क्लास में। सो द इन्वर्स ऑफ ए इज गिवन बाय द फॉर्मूला, सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसीलिए हमने वहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था।
अगर आपको ए का इन्वर्स निकालना है तो पहले आपको ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस एडजॉइंट को ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, आपको ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। दिस इज़ ए, ये वही मैट्रिक्स है जो हमने पहले 2 एग्जांपल्स में देखा है। इसी मैट्रिक्स को यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और हमने ऑलरेडी इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर रखा है तो यहाँ पे टाइम की सेविंग हो जाएगी। ठीक, सो आई कैन राइट 1 1 3 1 3 एंड -3 -2 -4 एंड -4। अब आपको ए का इन्वर्स निकालना है। फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम हो गया ए का डिटर्मिनेंट पता करना, बिकॉज इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 0 दैट विल बी नॉन एग्जिस्टिंग क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को आप 0 से डिवाइड करोगे तो एक एरर आ जाएगा। सो आप ये नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई हम कहेंगे द मैट्रिक्स इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो पहला काम होता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आई विल राइट ए आई जे फर्स्ट एलिमेंट -1 to the power I plus j, that is 1 plus 1 is equal to 2, and the determinant of these 4 quantities, because हमने क्या करा, फर्स्ट रो डिलीट कर दी, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दी, तो ये जो 4 बचे इनका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 -3 -4 एंड -4। ठीक, सेकेंड हमने लिखा प्लस, नाउ दिस बिकम्स ए आई जे 1 एंड देन -1 to the power I plus j। I कितना है 1, j कितना है 2, I is the row, j is the column, so 1 2 1 plus 2 is equal to 3। एंड हमने क्या करा, इस रो को डिलीट कर दिया, इस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, सो दैट इज़ 1 -3 -2 एंड -4 प्लस थर्ड हो गया आपका, नाउ दिस बिकम्स ए आई जे 3 -1 to the power I plus j, so this is row number 1 and column number 3, so 1 plus 3 is equal to 4 and determinant of the remaining matrix जो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद बचेगा। सो ये बच रहा है हमारे पास 4 एलिमेंट, ऑल राइट 1 3 -2 एंड -4। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये हो जाएगा -12 -12। ठीक, दिस इज इक्वल टू -1 टाइम्स -4 -6 and this is equal to 3 -4 -6, that is equal to +6, so जाएगा -24 माइनस एंड -10 that is +10 एंड ये हो जाएगा +3 and 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -24 +16, so determinant is equal to -8। I can write determinant of A is equal to -8 and determinant of A is not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0, hence matrix inverse is possible. Matrix inverse is possible क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसलिए हम मैट्रिक्स को इन्वर्स या इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए को हमको कैलकुलेट करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले माइनर्स निकालोगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। सो इससे लास्ट एग्जांपल में हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करा था, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहीं से हम डायरेक्ट रिजल्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए था, ये हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करा था। सो इस एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या करेंगे, कॉपी करके वहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। सो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हमने कैलकुलेट करा था, -8, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स पॉसिबल है। सो अब मैं लिखूँगा इन्वर्स, या फिर सिम्बॉलिकली हम इसको
ए इनवर्स लिख देते हैं, ठीक, ए एंड सुपर स्क्रिप्ट में -1, दैट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट यू राइट adjoint of A matrix then divided by the determinant of A. So determinant of A कितना हो गया 1 by -8, और adjoint of A के लिए हम क्या करते हैं, लिखने के लिए इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द adjoint of A, ये हो गया, -8 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो दैट इज़ -1/8। अब आप इसको सॉल्व कर लो। मैट्रिक्स में जब आप डिवाइड करते हैं तो हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली इस चीज़ से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं लिख देता हूँ ए इनवर्स, सो क्या -1/8 को आप सीधे क्या कर रहे हो, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव एंड 8 यहाँ पे आ जाएगा 3, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड रो पे, ये सेकंड रो हो गई। सो -10/8 दैट इज़ -5/4, -2/8 इज़ -1/4, एंड -6/8 दैट इज़ इक्वल टू -3/4। अब आप आ जाओ लास्ट की रो पे। सो -2/8 दैट विल बी इक्वल टू -1/4, ऑल्सो -1/4, एंड दैट इज इक्वल टू -1/4। सो ये जो मैट्रिक्स है हमारा 3/3 का, ये हमारा ए का इन्वर्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स। एक बार और देख लेते हैं रिवीजन के लिए, ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 over the determinant of A multiplied by the adjoint of A matrix, where the adjoint is given by the transpose of the cofactor matrix of A, ठीक है। ये इसका आंसर है, टेक्स्ट बुक से मैंने लिया था एग्जाम्पल। सो ये इस टाइप से आप ए इनवर्स कैलकुलेट करते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक। सो सिंपली अगर कोई ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आपको पता है अगर मैं ए को ए के ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराता हूँ, सो आई गेट दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने इन्वर्स के में देखा था, एक मैट्रिक्स है ए, उसकी जब आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे उसी के इन्वर्स से, सो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। सो अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो अगर मैं उसको उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा दूँ, देन ऑल्सो आई विल गेट आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, जो उसका इन्वर्स होता है वही उसका ट्रांसपोज भी होता है। सो द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द सेम मैट्रिक्स ए। उस केस में हम क्या बोलते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स है ए, दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए विद इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स दैट इज ए टी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही मैंने लिखा है, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका प्रोडक्ट उसी के ट्रांसपोज से कराने पे यू गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जस्ट लाइक अगर आप ए मैट्रिक्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते तो भी आपको आइडेंटिटी मिलता। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरामीटर्स हमारे सेम है, दैट इज़ वाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी ए इन्वर्स, ठीक है। सो शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये मैंने आपको बता दिया। देन वी कैन से दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ट्रांसपोज ही इनवर्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। Thus for an orthogonal matrix finding the inverse is as simple as finding its transpose। तो अगर गिवन होगा कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और आपसे बोलेंगे कि उसका इन्वर्स कैलकुलेट करो, सो आप क्या कर सकते हो, सीधे उसको ट्रांसपोज करो, यानी रो को कॉलम से इंटरचेंज करो, और जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इन्वर्स फाइंड करना बहुत ईजी है, और आपको वो ट्रेडिशनल लंबा वाला मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा इन्वर्स निकालने के लिए, जिसमें आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फिर उसका ट्रांसपोज करते थे तो एडजॉइंट आता था, फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते थे तो इन्वर्स आता था, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
ऑल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू +1 और -1, ठीक है। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट हमेशा +1 या -1 होगा। ये इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे रोबोटिक्स में यूज़ होती हैं, ठीक। इफ़ A and B matrices are orthogonal then their product, that is A times B and B times A, यानी कि रिवर्स में प्रोडक्ट, आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज़ होता है। जब आप मल्टीपल रोटेशन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो सो सारे के सारे ऑर्थोगोनल होते हैं, दैट इज़ वाई उनका जो प्रोडक्ट आता है फाइनल रिजल्ट वो भी ऑर्थोगोनल कंसिडर किया जाता है। सो यही लिखा है, इफ़ A and B matrices are orthogonal then A times B और B times A, both these products are going to be orthogonal in nature, ठीक है। सो मैट्रिक्स में एक लास्ट टॉपिक और बचा है, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पार्टीशन मैट्रिक्स। सो पार्टीशन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब आपने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी होंगी तो आपने वहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा था A एंड एक वर्टिकल लाइन बनाई थी और B लिखा था इस टाइप से, ठीक है। सो अगर A हमारा 3/3 होता था, सो ये B हमारा कितना होता था, ये होता था हमारा, इसमें नंबर ऑफ रोज होती थी 3, कॉलम होता था 1, ठीक है। सो इस टाइप से आप क्या बनाते थे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे। सिमिलरली रोबोटिक्स में क्या होता है, वी डील विद द सिंबॉलिक कैलकुलेशंस। कई जगह पर हमको सिंबॉलिक कैलकुलेशंस यूज़ करने पड़ते हैं और वहाँ पर हम ये पार्टीशन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये आगे मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फिलहाल ये समझ लो कि हमारे पे एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है आपके पास रोबोटिक्स में। सो दैट इज़ यूजुअली दी रोटेशन, ये रोटेशन होता है, ये आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये एज्यूम कर लो कि आपके पास एक 3/3 का सब मैट्रिक्स है, ठीक। देन आपके पास एक 3/1 का और मैट्रिक्स है, ठीक। तो जब आप इनको एक कंडेंस्ड फॉर्म में सिंबॉलिकली इस टाइप से लिखते हो, सो दिस इज़ वन सब मैट्रिक्स, दिस इज़ अनदर सब मैट्रिक्स, ये क्या है, ये एक और मैट्रिक्स है आपका, इट इज़ 1 times 3। सो यहाँ पे 1 रो है, 3 कॉलम है, और दिस इज़ अनदर मैट्रिक्स 1/1। तो ये क्या है कि स्केलर है, बट मैंने इसको 1/1 फॉर्म, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ठीक। सो आपने क्या करा, 4 डिफरेंट मैट्रिसेस को एक कंडेंस्ड और सिंबॉलिक फॉर्म में कंबाइन करके हमने क्या करा है, इसको एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करा है, ठीक है। तो इसका साइज़ क्या करा है हमने, होमोजेनाइज कर दिया है। सो यूजुअली रोबोटिक्स में इसको हम 4/4 बना देते हैं, ठीक। ये मैं सब आपको आगे बताऊंगा जब ये टॉपिक आएगा। सो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द पार्टीशन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। हमने ये करा है अपने कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। सो दिस फॉर्म, अगर आपको इस फॉर्म में रोबोटिक्स की बुक्स में कुछ लिखा हुआ मिले मैट्रिक्स, जहाँ पे एक सब मैट्रिक्स है, एक और सब मैट्रिक्स है, देन देयर इज़ अनदर सब मैट्रिक्स एंड अ स्केलर और कांस्टेंट, और वो हमने टोटल को एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करा है बाय यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो इस फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पार्टीशन फॉर्म। यूजुअली ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस डिराइव करेंगे या फार्मूला को डेवलप करेंगे, तब बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम पार्टीशन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्वाइट कॉमन है इन रोबोटिक्स, ठीक। सो इस टाइप से आपको बहुत सारे मैट्रिसेस डील करने पड़ेंगे और इनकी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन भी आपको करनी पड़ेगी। यूजुअली 3, 4 या 5 इस टाइप के मैट्रिसेस आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ जॉइंट्स इन दी रोबोटिक मैनिपुलेटर। इसीलिए मैंने आपको इंडेक्स वाले फॉर्म से डिटर्मिनेंट निकालना और मल्टीप्लाई करना बताया था, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जो मेन टॉपिक्स थे ये हमने रिवाइज कर लिए हैं। ये पोर्शन ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग मैथमेटिक्स बेसिक कंसेप्ट्स में वी विल डील विथ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट पार्ट में वेक्टर्स को डील करेंगे।